subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर। हम रिसर्च पेपर को किस तरीके से इफेक्टिव राइट कर सकते हैं हम अपने आप से बिना किसी की हेल्प लिए। ठीक है, तो उसके लिए कंप्लीट गाइडेंस मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक तरीके से प्रोफेसर हूँ, किसी कॉलेज में मैं टीचिंग करता हूँ, साथ में रिसर्च भी करता हूँ। मैंने बेसिकली 2011-12 से एम.फार्म स्टार्ट किया था, तो अल्टीमेटली 12 साल हो गए हैं मुझे रिसर्च फील्ड पे या फार्मेसी फील्ड पे एक तरीके से। तो मुझे पेपर राइटिंग का एकदम हाई एंड तो एक्सपीरियंस नहीं है, जितना मुझे नॉलेज है उस नॉलेज को आपको मैं कन्वे करना चाहता हूं, ताकि आप भी अच्छे तरीके से अपने रिसर्च पेपर को राइट कर सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस का आप बेनिफिट ले सकते हैं और अपने राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो बेसिकली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए रिसर्च राइटिंग, खासकर साइंटिफिक रिसर्च राइटिंग बहुत ही टफ होता है। तो मैं भी हिंदी मीडियम का ही हूँ और मैंने बहुत मेहनत किया है रिसर्च राइटिंग में, अपने राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो मैं अपने पूरा जो एक्सपीरियंस है आपसे शेयर करने वाला हूँ। उसके अलावा तो बेसिकली हम इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं स्टेप्स एंड रोड मैप ऑफ द रिसर्च। हम रिसर्च के क्या बेसिक स्टेप्स होते हैं, क्या रोड मैप होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं मैन्युस्क्रिप्ट स्ट्रक्चर कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, क्या उनके हेडिंग्स होते हैं हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स में। उसके अलावा हम बात करने वाले हैं सोल ऑफ द कंटेंट, जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट है, इंट्रोडक्शन है, उनके क्या बेसिक्स सोल हैं, कंटेंट हैं, क्या उसमें होना चाहिए, क्या जरूरी पॉइंट्स हैं जो उसमें होना ही चाहिए, और किस तरीके से हम राइटिंग करते हैं उसको। ठीक है, टिप्स फॉर द राइटिंग, राइटिंग के क्या टिप्स हो सकते हैं। उसके अलावा AI टूल्स एंड रेफरेंस मैनेजिंग सॉफ्टवेयर्स। जो AI टूल्स हैं आज के डेट तो बहुत एडवांस हो चुका है। ठीक है, बहुत सारे AI टूल्स आ चुके हैं मार्केट में रिसर्च को लेकर, चाहे वो राइटिंग के लिए हो, चाहे डाटा एनालिसिस के लिए हो, चाहे आपके ग्रामेटिकली इम्प्रूव करने के लिए हो। तो हम सारे जो AI टूल्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ या आप भी यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ नहीं करना है, किस लेवल तक करना है, हम सब कुछ इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं। क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, क्या इथिकल है, क्या अनइथिकल है, हम सब कुछ बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं वीडियो को शुरू करने से पहले कि मैंने किस तरीके से पेपर राइट किया है, कौन कौन से इम्पैक्ट में किस जनरल्स पे पेपर आए हैं, ताकि ये आपको एक अनुभव हो सके कि मेरा लेवल किस तक का है। ठीक है, तो ये जो वीडियोस हैं केवल फार्मेसी के लिए नहीं है, ये वीडियो जनरल रिसर्चर के लिए है। आप किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी स्ट्रीम के हों, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं और अपने रिसर्च आपकी रिपोर्ट को एक राइट करना चाह रहे हैं, जर्नल में पब्लिशिंग करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो पे मैं लाइव डेमोस्ट्रेट भी करने वाला हूँ कुछ चीज़ों को लेकर कि हम AI का कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से मैं राइटिंग करता हूँ, क्या उसके प्रोसेस होते हैं, क्या हमको अवॉइड करना है, सब कुछ हम देखने वाले हैं इस वीडियो पे। तो पहले हम बात करते हैं मेरे रिसर्च पेपर्स के बारे में कि मैंने किस तरीके से काम किया है। तो बात करें अप्रॉक्सीमेटली जो है मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली मैं अभी तक जो हैं 24+ रिसर्च पेपर और रिव्यू आर्टिकल्स पब्लिश कर चुके हैं। मैक्सिमम जो मेरे आर्टिकल्स हैं, एक दो जो शुरुआत के दौर पे थे वो आपके नेशनल जर्नल पे थे, बाकी सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं, लगभग 23 आर्टिकल्स जो हैं मेरे स्कोपस इंडेक्स्ड हैं, SCI इंडेक्स्ड हैं, या आपके UC अप्रूव्ड जर्नल से हैं। तो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे मेरे लाइव के, वो कुछ आपको डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। तो ये जैसे कि मेरे PhD के पेपर्स हैं, ये आपका जो आर्टिकल है साइंस डायरेक्ट में एल्सवेयर पे हमारा लाइफ साइंस में पब्लिश हुआ है, उस समय इसका इम्पैक्ट अप्रॉक्सीमेटली 2.5 रहा होगा। आज की बात करें, 2024 की बात करें, तो इसका जो इम्पैक्ट फैक्टर है अप्रॉक्सीमेटली 5 के आसपास है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये भी मेरा PhD का ही आर्टिकल है, अप्रॉक्सीमेटली 7.5 इम्पैक्ट था इस पेपर का 2023 में। अभी के डेट में कुछ कम होकर 6.5 के आसपास इसका इम्पैक्ट है। ये भी मेरे PhD का ही पेपर है, इसमें मैं भी फर्स्ट ऑथर हूँ। ठीक है, उसके अलावा ये भी मेरे PhD का ही पेपर का है। तो मेरे PhD से करीबन 4 पेपर रिसर्च आर्टिकल मैंने पब्लिश किए हैं। उसके अलावा मैंने आपके PhD से ही एक रिव्यू आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है, ये वाला जो बेसिक्स था, ये मेरा रिव्यू आर्टिकल्स है। ये रिव्यू आर्टिकल मैंने खुद ही लिखा है बिना किसी के हेल्प से। मैं अपने गाइड जो सुपरवाइजर हैं उनके गाइडेंस से मैंने खुद राइट किया है। इस रिव्यू आर्टिकल में सारे जो
पैरामीटर्स हैं, सारे जो सेक्शंस हैं ना, उन सारे सेक्शंस को मैंने लिखा है और उसमें मैंने मैनुअली लिखा है और मैनुअली ही रेफरेंस को साइट किया है, मैनेज किया है। तो बहुत टफ था उस जॉब के लिए, क्योंकि इसमें अप्रॉक्सीमेटली देखेंगे ना तो देख सकते हैं आप 148 रेफरेंस मैंने यूज़ किया है। तो सोचिए 148 रेफरेंस करने के लिए मुझे कितना रिव्यू लिटरेचर करना पड़ा होगा। ठीक है, करीबन मैंने 200 लिटरेचर को रीड किया था एक्चुअली। और ये जो पेपर है इसको मैंने करीबन 1 से 1.5 साल लगा मुझे राइट करने के लिए कंप्लीट, और पब्लिश करते करते तो 2 साल हो गया था इसको। 2016 के स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था और पब्लिश अप्रॉक्सीमेटली जो है 2017 पे हुआ है शायद। ठीक है, उसके अलावा मेरे जो और जो एक सेक्वाथा के रूप में बहुत सारे पेपर्स हैं, चाहे वो सिटिक्स के हो। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें ये मेरा नाम है। उसके अलावा और जो है ये जो टॉपिक्स हैं, जो जयश्री के पेपर आप दिखेंगे तो वो पेपर मेरा उसमें भी रोल है। मैंने अपने पीएचडी के बाद उस टॉपिक से ही मैंने नेक्स्ट टॉपिक जयश्री मैम को मैंने प्रोवाइड किया था। तो एक तरीके से ये इसका जो पूरा थीम है इस रिसर्च का भी मेरा ही इसमें थीम था कम्प्लीटली। तो मेरे जितने पेपर्स हैं 24 पेपर हैं बोल रहा हूँ, तो मैंने कहीं ना कहीं सारे पेपर में मेरा इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है, नॉट इनडायरेक्टली। मतलब मैंने कहीं ना कहीं उसमें रिसर्च राइटिंग तो किया ही है सारे पेपर पे, उसके अलावा मैंने एक्सपेरिमेंटल वर्क में भी हेल्प किया है और एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं और साथ में जो गाइडेंस भी किए हैं। कुछ मेरे पीजी के स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा मेरे ये आपके बहुत सारे पेपर्स हैं जाके उस पर। ठीक है, तो अलग अलग आपके जो सोर्सेस हैं, आपके जो पब्लिशिंग हाउस हैं, एल्सेवियर हो, वेली हो, उस सब में मेरा पेपर है और सारे इम्पैक्ट में है। 2, 3, 4, 5, 6 मैक्सिमम मेरा 7.5 इम्पैक्ट में है। ठीक है, ये मेरा अभी करंटली रिव्यू आर्टिकल है 2023 में, अप्रोक्सीमेटली 2022 से 23 में ये आया था, 22 में आया था। तो इसमें मैंने जो फार्माकोलॉजिकल पार्ट है इस पूरे पेपर का, वो मैंने एक तरीके से राइट किया था। ठीक है, सारा तो राइट नहीं किया था, जो फार्माकोलॉजिकल पार्ट होगा ना वो मेरा ही लिखा हुआ है। तो ये सब जो फार्माकोलॉजिकल पार्ट है ना, ये 6 पॉइंट जो होगा आपका, वो मेरा ही है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पेपर्स हैं मेरे। ये जो है मेरे जो पीजी स्टूडेंट्स हैं उसको मैंने काम दिया था, उस पर ही पेपर है। ये इसका भी इम्पैक्ट लगभग 4 के प्लस पे है। तो रिसर्च का मुझे खासा एक्सपीरियंस है, पब्लिकेशन का खासा एक्सपीरियंस है। और 24 में अप्रोक्सीमेटली 20 रिसर्च आर्टिकल्स मैंने ही कम्युनिकेट किए हैं जर्नल्स पे। ठीक है, बहुत बार रिजेक्शन झेलने को मिलता है, बहुत बार रिजेक्शन होते हैं, बट हर रिजेक्शंस आपको अपने पेपर को इम्प्रूव करने के लिए अपॉर्चुनिटी देता है। इस चीज़ को आप समझिए। हो सकता है कि आपको लेंदी लग रहा हो चीज़ें, मैं बहुत सारा चीज़ें कुछ बोल रहा हूँ, बट ये ज़रूरी है आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप किस तरीके से अपने पेपर को राइट करेंगे। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। तो चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट हम समझते हैं स्टेप्स एंड रोड मैप ऑफ द रिसर्च। जाहिर सी बात है, रिसर्च राइटिंग या पेपर राइटिंग के पहले आपको रिसर्च तो करना पड़ेगा। रिसर्च पेपर अलग हैं, रिव्यू आर्टिकल अलग हैं, बट दोनों में ही रिसर्च होता ही है। कुछ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होते हैं और कुछ साइंटिफिक रिव्यू रिसर्च होते हैं। तो एक तरीके से रिव्यू लिटरेचर सर्वे जो करते हैं ना, वो भी एक रिसर्च का ही पार्ट है। ठीक, तो जो फर्स्ट हमारा आपका माइलस्टोन होता है वो होता है बेसिकली रिसर्च टॉपिक। हाउ टू सेलेक्ट द रिसर्च टॉपिक, हम सेलेक्ट कैसे करते हैं रिसर्च टॉपिक को। ये खुद एक अपने आप में एक टॉपिक है। इसके बारे में मैं करीबन 10 से 20 मिनट टॉपिक वीडियो बना सकता हूँ। आपको अगर चाहिए किसी भी इस जो रोड मैप है, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं डिटेल आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा, बनाऊंगा। ठीक, बाकी मैं इस वीडियो पे भी ब्रीफ में डिस्कस करने वाला हूँ सारे स्टेप्स पे। सेकेंड स्टेप्स होता है रिसर्च। जाहिर सी बात है, टॉपिक आपने सेलेक्ट कर लिया है तो उसके बाद आप रिसर्च ही करेंगे, है ना। तो हम कंडक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं इस पे। नेक्स्ट माइलस्टोन हमारा होता है डेटा कंपाइलेशन। जो भी रिजल्ट्स आएंगे, जो भी हम रिसर्च करेंगे, जो भी एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जो भी हमको पैरामीटर्स हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, उनके जो डेटा होंगे उस डेटा को हम किस तरीके से कंपाइल करते हैं, कैसे हम काम करते हैं, वो हम सीखने वाले हैं। कौन कौन से टूल्स होते हैं डेटा कलेक्शन के और कैसे हम उसको एनालाइज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा है ड्राफ्टिंग ऑफ द पेपर। हम एक रफ ड्राफ्ट, जो थीसिस है, थीसिस के बाद जो पेपर ड्राफ्ट करने का है। थीसिस तो बहुत बड़े होते हैं, आपका जो कंटेंट उसमें हाई होता है। रिसर्च पेपर में हम शॉर्ट में, ब्रीफ में, कम शब्दों में अपने जो डेटा है, अपने जो फाइंडिंग्स हैं, उनको एक्सप्लेन करना ही एक तरीके से मैन्युस्क्रिप्ट है, आपके पेपर है, रिसर्च आर्टिकल है। ठीक है, तो वो एक मेन स्टेप्स होते हैं। देन प्रूफ रीडिंग। अब हमने रफ ड्राफ्ट बनाया,
रफ ड्राफ्ट बनाने के बाद उसमें बहुत सारी गलती होती हैं आपके, चाहे ग्रामेटिकली हो, चाहे साइंटिफिकली हो, चाहे आपके साइटेशन को लेकर हो, ठीक है। तो प्रूफ रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इन सारे जो रोड मैप हैं, सारे जो माइलस्टोन्स में हैं, उसमें आपके जो गाइड होंगे, जो एक्सपर्ट्स होंगे, वो आपके लिए भगवान के रूप हैं। वो आपको बहुत हेल्प करेंगे इन पोर्शन पे। तो आप कंटिन्यूसली गाइड के से जुड़े रहिए। जो भी आप M.Pharm कर रहे होंगे या PG कर रहे होंगे या PhD कर रहे होंगे, तो आपके गाइड से हमेशा कांटेक्ट बना के रखिए। हर एक स्टेप से उन पे डिस्कस कीजिए। अपने काम की जो प्रोग्रेस है उनको कंटिन्यूसली इन्फॉर्म किया कीजिए। तो वो भी अपना जो नॉलेज है, अपना जो एक्सपीरियंस है, वो आपसे शेयर करेंगे और आपके रिसर्च स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। केवल रिसर्च आर्टिकल पब्लिश होने से आप रिसर्चर नहीं बन जाते जब तक आप किसी दूसरे को नहीं सिखा पाएंगे चीज़ों को, किसी भी टॉपिक को लेकर, ठीक है। तो ये जरूरी है। नेक्स्ट हमारा है जनरल पब्लिकेशन। तो सबसे जो मेन टफ जॉब होता है वो होता है जनरल पब्लिकेशन का, कि हम कौन सा जनरल सेलेक्ट करें, कौन सा सुटेबल होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे किसी सुटेबल है, किस लेवल तक में करें। तो उसके लिए भी अलग टॉपिक बन सकता है। तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर जो ड्राफ्टिंग के अलावा, क्योंकि मैं इस वीडियो पे जो ड्राफ्टिंग हम लोग करने वाले हैं रिसर्च आर्टिकल को, वो मैं कंप्लीट गाइडेंस करूंगा, बाकी को मैं ब्रीफ में डिस्कस करूंगा। तो किसी भी टॉपिक पे और आपको चाहिए डिटेल्ड में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा जो पहला जो स्टेप्स होगा वो है हमारा है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक। हाउ टू सिलेक्ट रिसर्च टॉपिक। तो ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। जो फर्स्ट होता है हमारा, इट शुड बी नोवेल एंड द इम्पोर्टेंट। ये नोवेल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुराने काम हो चुके हैं उसी पे काम कर रहे हैं, किसी दूसरे के काम को आप कॉपी पेस्ट करके सबमिट कर दे रहे हैं। तो आप दूसरे के काम को आइडिया लेके, उनकी रेफरेंस लेके, उसको बेस मान के आप अपना काम कर सकते हैं। बट उस काम में नोवेल्टी होना जरूरी है, उस काम में एडवांसमेंट होना जरूरी है। सपोज मैं फार्मेसी का हूं तो एग्जांपल फार्मेसी की दूंगा। सपोज कोई ड्रग आपने डिस्कवर, कोई प्लांट है, प्लांट का आपने एक्सट्रैक्ट लिया, एक्सट्रैक्ट का आपने एंटी डायबिटिक एक्टिविटी लिया, तो किसी पेपर में केवल उस प्लांट का एंटी डायबिटिक इफेक्ट ही उसने चेक किया है। मान लो एक्सट्रैक्ट एक्वस एक्सट्रैक्ट है, ठीक। तो ऐसा नहीं कि आप सेम काम नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, बस उसमें एडवांस होना चाहिए। अगर उसने एक्वस एक्सट्रैक्ट लिया है तो आप भी ले सकते हैं, उसने अगर स्ट्रीट मॉडल लिया है तो आप भी ले सकते हैं। लेकिन जो पैरामीटर्स यूज करेंगे, जो एडवांसमेंट होगा, वो होना जरूरी है। अगर उसने एक्वस एक्सट्रैक्ट लिया है बट उसमें केमिकली डिफाइन नहीं किया है, तो आप उसको केमिकल को डिफाइन कर सकते हैं, उसके केमिकल प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, उसके जो एक्टिव कंस्टेंट हैं उसको आइसोलेट कर सकते हैं। जो डायबिटिक के पैरामीटर्स हैं, अगर उसने ग्लूकोज ही ऑब्जर्व किया है तो आप ग्लूकोज के अलावा भी जो HbA1c हैं वो आप मेजर कर सकते हैं, इंसुलिन लेवल मेजर कर सकते हैं। तो काम को एडवांस करना जरूरी है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है पहला आपके इंटरेस्ट पे, कि आपको किस एरिया पे इंटरेस्ट है। आप जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ आपके मन में होगा कि मैं इस टॉपिक पे रिसर्च करूंगा, तो वो आपके इंटरेस्ट पे होना चाहिए। और बेहतर है कि जो करंट सिनारियो चल रहे हैं, जो आपके मार्केट में जो रिसर्च हो रहे हैं, उन टॉपिक्स पे कीजिए तो आपको इम्पैक्ट अच्छा मिलेगा, ठीक है। बट एडवांसमेंट होना जरूरी है किसी भी काम में। सेकेंड, सुपरवाइजर इंटरेस्ट। कई बार क्या होते हैं, जो हमारे गाइड्स होते हैं, हमारे सुपरवाइजर होते हैं ना, उनके पास भी अपने कुछ काम होते हैं, तो उस काम को भी वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो आपको टॉपिक दे सकते हैं। तो आपके इंटरेस्ट और गाइड के इंटरेस्ट दोनों का आपस में होना जरूरी है। तो आप उसके लिए प्रॉपर डिस्कस कीजिए अपने गाइड से टॉपिक सेशन पे लेकर, ठीक है। एंड आइडेंटिफाई द करंट इशूज। और उस टॉपिक पे क्या करंट इशूज हैं, कहाँ पे लेक हैं, कहाँ पे रिसर्च गैप है, वो आइडेंटिफाई कीजिए। और उस इशूज को सॉल्व करना ही एक तरीके से रिसर्च है, फाइंडिंग्स हैं, आपके काम है, ठीक। तो ये जरूरी है। सो डिस्कस विद द एक्सपर्ट। आप अपने गाइड के अलावा भी जो भी उस फील्ड के एक्सपर्ट्स होंगे, कलीग्स होंगे, अपने सीनियर्स होंगे, अपने बेचमेट्स होंगे, उनसे आप प्रॉपरली डिस्कस कीजिए अपने टॉपिक को लेकर। कई लोग सोचते हैं कि हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो ये लीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें इवॉल्व नहीं होगी, आपके अंदर में वो स्किल्स नहीं आएंगी। और सबसे जो मेन है वो हमारा है लिटरेचर रिव्यू। हर एक पॉइंट पे आप लिटरेचर रिव्यू कीजिए। लिटरेचर रिव्यू भी एक तरीके से बहुत बड़ा रिसर्च है ना।
रिसर्च लिटरेचर रिव्यू करना भी इतना आसान नहीं है। आपको एक प्रॉपर वे पे लिटरेचर रिव्यू करना है। आपको एक नेरो वाइड से लेकर नेरो तक करना है। आपको हर एक पॉइंट पे, हर एक कीवर्ड पे रिसर्च करना है। क्या ढूंढना है, क्या छोड़ना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लिटरेचर रिव्यू का। उससे आपको सारे जो आपके मन में जो क्यूरियोसिटी है, जो आपके इश्यूज हैं, वो आपको लिटरेचर में ही मिलेगा। अब बिना लिटरेचर के आप काम नहीं कर सकती। आपका रिजल्ट्स जो आएंगे एक्सपेरिमेंट्स के बाद, वही आपका डेटा है। बाकी सब कुछ थ्योरी, नॉलेज, हाइपोथेसिस, वो सब कुछ आपके रिसर्च लिटरेचर रिव्यू के थ्रू ही आप गेन कर सकते हो। तो लिटरेचर रिव्यू के बाद एक तरीके से ब्रॉड आपको मिलता है, टॉपिक मिलता है, इश्यूज मिलता है। सपोज आपने कोई डिसीज, आपने एक तय कर लिया कि मेरे को डायबिटीज पे काम करना है, ठीक। तो आप पहले देखिए कि उस डायबिटीज पे कौन कौन से पाथवेज हैं जिसके वजह से डायबिटीज हो रहा है। तो उन पाथवेज को, उन टारगेट्स को अगर हम आइडेंटिफाई कर लें तो हम चूज कर सकते हैं कि किस में काम करना है। तो फर्स्ट सेकेंड स्टेप में होता है कि हम टारगेट को डिसाइड कर लें कि किस टारगेट पे काम करना है, किस एरिया पे काम करना है। उसके हिसाब से हम उसके जो लीड्स होंगे, उसके जो ड्रग्स होंगे, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। और उस लीड्स, जो बहुत सारे लीड्स बनेंगे, तो उससे हम कोई एक लीड हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके होते हैं आपके ब्रॉड टॉपिक को नेरो करने के लिए। तो इन सब के लिए लिटरेचर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अपने गाइड से बात कीजिए, ठीक है। तो बहुत जरूरी हो कि हर एक टॉपिक के लिए जो ब्रॉड और नेरो है वो डिफाइंड अलग अलग होता है। कोई प्लांट पे काम करना चाह रहा है तो प्लांट उसके लिए एक ब्रॉड वे पे है। उस प्लांट्स पे जितने भी एक्टिविटी हो चुकी हैं उस पे तो काम नहीं कर सकते। किस पे हम काम कर सकते हैं, क्या उसके पॉसिबिलिटीज हैं और एक्टिविटी की, तो वो करना भी एक नया काम है, ठीक है। तो आपको ब्रॉडनेस से नेरो तक जाना है अपने टॉपिक पे, ठीक। ये आपका मेन है सर्च टॉपिक सिलेक्शन का। शायद मैंने बहुत कुछ आपको समझा दिया, तो अलग से वीडियो की जरूरत नहीं होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टूल्स ऑफ द लिटरेचर सर्वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको मैं सिखाने वाला हूँ लाइव कि कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो गूगल, हम पता ही गूगल में सर्च करते ही हैं, ये पता है। पबमेड भी पता होगा, गूगल स्कॉलर भी पता होगा, रिसर्च गेट भी पता होगा। अगर आपके पास रिसर्च गेट के आईडी नहीं है तो आईडी जरूर बना दीजिए, उसमें आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाते हैं। इसके अलावा जो एआई टूल्स है ना, आपका एआई डायमेंशंस और सिमेटिक स्कॉलर, ये बहुत ही अच्छे एआई टूल्स हैं जो आपको हेल्प करेगा आपके लिटरेचर सर्वे पे। कैसे, हम लाइव देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जो हमारा गूगल पेज है वो ओपन कर लीजिए। गूगल में करने के बाद आप चाहे तो एआई डायमेंशन टाइप कीजिएगा, आपको एक लिंक मिल जाएगा एआई डायमेंशन, इसको आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद जो है आप इस पर लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन बहुत फ्री है, मतलब फ्री है, आप अपने गूगल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं डिटेल डाल के, ठीक है। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ से रजिस्टर फ्री कर सकते हैं ना, जिनके पास आईडी नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी आईडी है तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। तो ये हमारा वेब पेज खुल गया हमारे डायमेंशंस का। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 14 करोड़ डेटा हैं, पब्लिकेशन हैं इस पे। तो आप डायरेक्टली इस पर सर्च कर सकते हैं हमारे लिटरेचर्स को, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी भी है, बायोलॉजिकल साइंसेस है ना। और इसके अलावा यहाँ पे जो ऐप में जाएंगे ना, तो ऐप में आपके डायमेंशंस रिसर्च जीपीटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको क्लिक करेंगे तो चैट जीपीटी का जो साइट है वो खुल जाएगा। तो चैट जीपीटी के अंदर में ही आता है रिसर्च डायमेंशन, ठीक है। तो बेसिकली ये जो माइक्रोसॉफ्ट का चैट जीपीटी है उससे ही आपका इनबिल्ट है और ये स्पेसिफिकली रिसर्च फील्ड के लिए है। तो आप जैसे कि आपको किसी पे ड्रग पे काम कर रहे हैं, सपोज हम काम कर रहे हैं रूटीन पे मान लेते हैं, और हमको काम करना है ऑक्यूलर डिलीवरी सिस्टम पे। तो हम देखना चाहते हैं कि रूटीन पे कितने टाइप के ऑक्यूलर डिलीवरी सिस्टम बन चुके हैं। जस्ट मैं यहाँ पे टाइप करूँगा रूटीन लोडेड ऑक्यूलर, ठीक है। और यहाँ पे आप जस्ट इंटर कर दीजिए। तो ये जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड, इस कीवर्ड से रिलेटेड जो भी आपके होंगे ना डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलो कर दीजिए इसको। ऑलो करने के बाद ये अपना सर्च जो है वो करना शुरू कर देगा और आपको जो है
डेटा मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो ये रूटीन के बारे में कुछ आपको लिख के दे दिया पहले से। ये आपके जो भी इसमें आपके बने होंगे ना, इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिपीट करियर्स वगैरह, एनएलसी, रूटीन डिलीवरी, ये आपके रेफरेंस है। डायरेक्ट आपको रेफरेंस मिल सकते हैं यहाँ से। इसमें जितने भी टाइप के आपके उससे उस टॉपिक से रिलेटेड, उस पर्टिकुलरली जो कीवर्ड से रिलेटेड जो भी आपके लिटरेचर्स होंगे ना, वो आपको इजीली सर्च करके दे देगा। ठीक है, विथ रेफरेंस। तो आप डायरेक्टली रेफरेंस पे क्लिक करके, है ना, जा सकते हैं। तो ये एक तरीके से बेहतर है डायमेंशन सर्च जीपीटी लिटरेचर सर्वे में। ठीक है, तो ये जो ही बना हुआ है आपको इजीली मिल जाएगा। इनके रेफरेंस भी आपको नीचे में मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए हम आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं। तो इसमें काम करने दीजिए। फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग साइंटिफिक, जो हमारा था क्या था, हाँ, नेक्स्ट हमारा सिमेंटिक स्कॉलर। और एक और है एनुअल रिव्यू भी है। इसमें भी आप डाल सकते हैं अपने आर्टिकल्स को, तो आपको मिल जाएंगे डेटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी आपके बहुत सारे डेटा होंगे। इस पर भी हम कर सकते हैं, जैसे कि हम अभी टाइप किए थे ना रूटीन वाला। तो सेम हम इस पे जाएंगे। तो देखिए इसमें आपने कम्प्लीटली ये आपको लिख के दे दिया कि किस किस पेपर में आपके हैं। यहाँ पे जाएंगे तो आप डायरेक्टली उस आर्टिकल्स पे जा सकते हैं। ठीक है, उस आर्टिकल्स को आप इजीली तरीके से उसकी डिवाइस से जो है आप सर्च कर सकते हैं, है ना। तो आपकी चीज़ें आसान हो गई। ठीक, क्लियर है। सेम आप इसी पे सर्च करेंगे, सेम आपके टॉपिक को, रूटीन लोडेड डिलीवरी सिस्टम, है ना। तो इसको आप जाके यहाँ पे सर्च कीजिए। एनुअल रिव्यू की बात करें, चाहे बात करें सिमेंटिक स्कॉलर की, तो आपको जो हैं लिटरेचर्स जो हैं, अच्छे लिटरेचर्स जो हैं मिल जाएंगे। अब इसमें फिल्टर्स भी हैं। आपको चाहिए केवल पीडीएफ ही चाहिए रहेगा तो हे से पीडीएफ कर दीजिए। तो जो भी पीडीएफ होंगे उस आर्टिकल के, वो आपको मिल जाएंगे। देखिए, है ना, तो आपको इजीली मिल जाएंगे उस से रिलेटेड। यहाँ पीडीएफ क्लिक करेंगे तो पीडीएफ आपको जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा इजीली तरीके से। तो ये बहुत अच्छे टूल्स हैं इसके लिए, लिटरेचर सर्वे के लिए। उसके अलावा एनुअल रिव्यू भी हैं। आप चाहे तो लिख सकते हैं अपने कॉपी पे। सिर्फ हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, मान लो यहाँ पे हम सर्च करेंगे, तो आपको भी अच्छे अच्छे जो आर्टिकल्स होंगे ना, यहाँ पे फिलहाल नहीं मिला क्योंकि ये उतना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। ये ख्याल से ये स्पेसिफिक टर्म्स जानना पड़ेगा आपको, तभी मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल तो आप जो हैं सिमेंटिक स्कॉलर और रिसर्च जीपीटी जो में आते हैं डायमेंशंस, वो आप यूज़ कीजिए। आपको बहुत मज़ा आएगा यूज़ करने में। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ पे व्यू पीडीएफ ही है, तो आप डायरेक्ट पीडीएफ को भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं इजीली, है ना। तो बहुत अच्छा है। तो आप डायमेंशंस जीपीटी को जरूर यूज़ कीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा है, जो नेक्स्ट हमारा माइलस्टोन होगा वो होगा एक्सपेरिमेंट्स। तो आप एक्सपेरिमेंट्स मतलब सिंपल सा है कि आप अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करेंगे। तो उसके लिए कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं, आप समझिए उसको। तो फर्स्ट हमारा है डिज़ाइन योर एक्सपेरिमेंट्स। आप अपने एक्सपेरिमेंट्स को डिज़ाइन कीजिए, प्रोटोकॉल डिज़ाइन कीजिए, कलेक्शन ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट होंगी उसको कलेक्ट कीजिए। उसके अलावा आप अपना एक्सपेरिमेंट्स जो हैं एज पर प्रोटोकॉल डिज़ाइन किए हैं उसके थ्रू आप कंडक्ट कीजिए। वो जो प्रोसीजर होंगे बहुत अच्छे जर्नल से लिए होने चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए और रिजल्ट्स प्रॉपर्ली आना चाहिए। और अपने एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट भी कीजिए। ठीक है, अगर आप काम कर रहे हैं किसी एनिमल्स पे, तो आप मल्टीपल एनिमल्स पे काम कीजिए। कम से कम एक ग्रुप में 6 एनिमल तो होने ही चाहिए। ठीक है, या आप काम जनरल वे पे कर रहे हैं तो कम से कम इन विट्रो कर रहे हैं तो भी आपको 2 से 3 बार उसी आपके एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करके देखना चाहिए, ताकि रिजल्ट्स की रिलायबिलिटी इंक्रीज हो सके। ठीक है, इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। ठीक, अब नेक्स्ट जो माइलस्टोन होगा वो हमारा है डाटा कंपाइलेशन। तो जो भी रिजल्ट्स आएंगे ना, तो उनकी डेटा को भी कंपाइल करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है आप हमेशा अपने पास एक डायरी बना के रखिए, एक रजिस्टर रखिए। उस रजिस्टर पे जो भी एक्सपेरिमेंट्स के प्रोसीजर्स होंगे, डिज़ाइंस होंगे, ग्रुप्स होंगे, उन सबको आप मेंशन कीजिए। तो कलेक्शन ऑफ डाटा इन ए नोटबुक, उस फिर डेटा को आप डिजिटल फॉर्म पे, चाहे वो एक्सेल्स पे हैं, कन्वर्ट कीजिए। उसके अलावा जो आपके स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं वो आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, और उसको इंटरप्रेट कीजिए। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा प्रेजेंटेशन। डेटा तो मिल गया, एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिकली। तो उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे कि ग्राफ पेड पीज में है, एक्सेल स्टैट है, मिनी टैब है, SAS है, डिज़ाइन एक्सपर्ट्स हैं।
तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग आपके हैं। ऑलरेडी मेरा जो इसमें टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट हैं, सब कुछ के वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हैं मेरे प्लेलिस्ट पे या चैनल्स पे, ठीक है। आप उसमें सर्च कर सकते हैं मैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगा उन वीडियोस का। खासकर प्रिज्मापेड मैंने यूज़ किया है, ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन का हो या फिर आपके बहुत सारी चीज़ों का है बनाया हुआ वीडियो है, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। या कमेंट्स कीजिए कि मैं इसको वीडियो बनाइए मेरे को, तो मैं इसमें बना दूंगा। फिर नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, माइलस्टोन्स हैं हमारा, ड्राफ्टिंग ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट को कैसे ड्राफ्टिंग करते हैं? सो बेसिकली द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जो रिसर्च आर्टिकल है, वो आपके रिसर्च जर्नी को प्रेजेंट करता है। एक तरीके से हिस्ट्री है, एक तरीके से स्टोरी है, ठीक है। तो आप शुरुआत से, जहां से आपने रिसर्च टॉपिक की शुरुआत की थी, कैसे आपने सोचा उस टॉपिक के बारे में, उसके करंट इश्यूज क्या हैं, सब कुछ एक सिस्टमिक वे पे, फ्लो पे आपके जो कहानी है वो आपके मैन्युस्क्रिप्ट में होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। कहीं पर भी लिंक जो है टूटे ना। जब भी आप पैराग्राफ लिखते हैं ना, तो जो फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ है आपस में लिंक होना चाहिए। सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट पैराग्राफ के बाद क्यों है? क्योंकि जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो बेस है, उस बेस पे लेकर सेकंड पैराग्राफ बना गया है। तो कहीं ना कहीं एक लिंक रहे पूरे कहानी पे, पूरे आर्टिकल्स पे, ताकि जो एडिटर्स हैं, जो रिव्यूअर हैं, उनको अच्छा लगे। क्योंकि रिसर्च पेपर केवल पब्लिश करने के लिए नहीं है, आपके इम्पैक्ट के लिए है, एक सोसाइटी के लिए है, सोसाइटी में गुड इम्पैक्ट के लिए है। तो जब तक आपके रिसर्च पेपर कोई लोग पढ़ेंगे नहीं, रिव्यू नहीं करेंगे पब्लिश होने के बाद, तो उसका क्या इम्पैक्ट है लाइफ में? कुछ नहीं है। इसलिए आपके रिसर्च आर्टिकल का साइटेशन भी होना जरूरी है, ठीक है। आपने काम किया है, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, मतलब आपके काम का इम्पैक्ट है, ठीक। तो वो कब होगा? जब आप प्रॉपर तरीके से एक सिस्टमिक वे पे अपने स्टोरीज को, अपने जो मैन्युस्क्रिप्ट है, अपने जो रिसर्च है, उसको प्रेजेंट कर रहे हो। तो उसमें जो बेसिकली आपके स्ट्रक्चर होंगे वो क्या रहते हैं? टाइटल ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट, जो मेन सोल है। हम बात करेंगे वन बाय वन सभी इन टॉपिक्स पे, सभी इन कंटेंट्स पे कि कैसे होता है, क्या होता है। नेक्स्ट, ऑथर्स इंफॉर्मेशन, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मटेरियल्स एंड मेथड्स, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन एंड द रेफरेंस। ये मेन हमारा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सेक्शंस। IMRDC, कई बार हम इसको IMRDC स्ट्रक्चर मैन्युस्क्रिप्ट भी बोलते हैं, और ये एब्स्ट्रैक्ट भी होता है। चलिए अब बात करते हैं। फर्स्ट हमारा है टाइटल ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो एक गुड टाइटल में इंक्रीज द चांस ऑफ पेपर फॉर द पब्लिकेशन एंड साइटेशन। टाइटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइटल एक तरीके से हेडिंग है। जिसकी फिल्म आती है तो फिल्म का जो टाइटल होता है वो कितना इम्पैक्ट हो, है ना। तो वो शॉर्ट हो, इंफॉर्मेटिव हो, इफेक्टिव हो, रिफ्लेक्ट योर कंक्लूजन, आपके स्टडी के जो मेन फाइंडिंग्स हैं उसको कंक्लूड कर सके। भाई किसी को ढूंढ रहे हैं, कोई काम ढूंढ रहा है, आर्टिकल कोई सर्च कर रहा है, जैसे कि हमने बात की थी रूटीन ऑक्यूलर ड्रग सिस्टम पे, तो भाई वो जो कंटेंट है, वो जो कीवर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स अगर आपके टाइटल में है ही नहीं तो मैं क्या उसको ओपन करूंगा? नहीं ओपन करूंगा उस आर्टिकल को। जब ओपन नहीं करूंगा तो क्या मैं उसको पढ़ूंगा? नहीं पढ़ूंगा। तो क्या मैं उसको अपने रेफरेंसिंग करूंगा? नहीं करूंगा। तो क्या मतलब उस चीज का? तो इसलिए सब कुछ होना चाहिए। इट कंटेन्स द कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या है पता होना चाहिए। जो हमारे सर्च इंजन्स हैं वो इन कीवर्ड्स पे ही काम करते हैं। तो सर्च इंजन्स का जो एल्गोरिदम है वो सर्च करता है अलग तरीके से। तो इसमें आपका सर्च इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके जो पेपर के टाइटल्स हैं उसमें कीवर्ड्स होने चाहिए, ताकि जो कोई सर्च कर रहा हो तो वो उसकी रैंकिंग बढ़े। ठीक, क्लियर है? चलिए, तो हम एक चीज़ और, जैसे कि हम बात किए थे इसमें शॉर्ट, इंफॉर्मेटिव, इफेक्टिव, रिफ्लेक्टिव, कंक्लूजन। तो कैसे ये होता है, कैसे समझिए आप। तो हम आते हैं हमारे कुछ आर्टिकल्स पे। चलिए देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है मैग्नीशियम टोरेट एटेन्यूएट्स द प्रोग्रेशन ऑफ हाइपरटेंशन एंड कार्डियोटॉक्सिटी अगेंस्ट कैडमियम क्लोराइड इंड्यूस्ड हाइपरटेंसिव एनिमल मॉडल। तो इस टाइटल को देख के आप मेरे पेपर को जस्टिफाई कर सकते हैं या अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने मैग्नीशियम टोरेट ड्रग लिया है जो कि हाइपरटेंशन और आपके जो कार्डियोटॉक्सिसिटी है
उसके प्रोग्रेशन को कम कर रहा है कैडमियम क्लोराइड इंड्यूस्ड एनिमल के अगेंस्ट में। इसका मतलब ये ड्रग इस पे इफेक्टिव है हाइपरटेंशन पे और कार्डियोटॉक्सिसिटी पे। मैंने मॉडल यूज किया है कैडमियम क्लोराइड। तो आपको सब कुछ जानकारी इसी टाइटल में मिल गया। तो आपका टाइटल बहुत जरूरी है, एक शॉर्ट पे हो, इंफॉर्मेटिव हो, जस्टिफाई हो, आपके कंक्लूजन पे ये रिफ्लेक्ट करे, कीवर्ड्स इसमें रहे। साथ साथ हम रनिंग टाइटल भी देते हैं, कई आर्टिकल्स में रनिंग हेड्स भी लिखना पड़ता है, तो वो वेरी वेरी शॉर्ट होता है। शायद इसमें होगा तो मैं दिखा रहा हूं आपको। इस पे नहीं है, वरना कई आर्टिकल्स में रनिंग हेड्स भी रहते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें मैं लिख सकता हूं मैग्नीशियम इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम टॉरेट अगेंस्ट हाइपरटेंशन कार्डियोसिटी, है ना। तो ये हम लिख सकते हैं। तो ऐसा होना चाहिए, डायरेक्ट हो, एक्टिव वॉइस पे हो, डायरेक्टली समझ में आए पेपर पढ़ के, आर्टिकल टाइटल पढ़ के कि क्या इसमें होने वाला है। ठीक, चलिए आते हैं आप टॉपिक पे। ऑथर्स इंफॉर्मेशन। तो जो भी आपके रिसर्चर्स होंगे, आप तो मेन होंगे, जो आप पीआई होंगे तो मेन होंगे। तो जो मेरा जो तरीका होता है, ऑथर्स मस्ट बी कंट्रीब्यूटेड इन योर वर्क। जो भी ऑथर आप दे रहे हैं ना, ऑथरशिप दे रहे हैं, तो कुछ भी मत दीजिए। कोई फ्रेंड्स हैं उसको दे देता हूँ, प्रिंसिपल हैं उसको दे देता हूँ, या कोई कलीग्स हैं उसको दे देता हूँ, ऐसा नहीं है। अगर जो भी पर्सन आपके ऑथरशिप क्लेम कर रहा है, डाल रहे हो, तो उसका आपके उस रिसर्च पे कंट्रीब्यूशन जरूरी है किसी भी तरीके से, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पे हो, चाहे आपके गाइडेंस पे हो, चाहे आपके साथ में उन्होंने रिसर्च किया हो, मतलब एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। कई लोग, कई पेपर या कई जो रिसर्च होते हैं ऐसे नहीं होते हैं कि वो एक आदमी कर सके। टॉपिक आपका है बट अकेले पॉसिबल नहीं होती हैं, तो उसके लिए मल्टीपल आदमी की जरूरत पड़ती है ना। तो जो आप कलीग्स हैं वो आपकी हेल्प करते हैं, तो उनका नाम दे सकते हैं। आपके गाइड्स का तो रहता ही है, जाहिर सी बात है। तो जो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं उस रिसर्च में, उनके नाम होने चाहिए। ठीक है, किसी का एक्स्ट्रा ना हो या किसी का छूटा ना हो, ये जरूरी है। सो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जो हमेशा फर्स्ट ऑथर रहता है, क्लेम करता है, और जो कोरस्पॉन्डिंग ऑथर हैं वो आपका जो गाइड्स हैं वो कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर आप ही फर्स्ट ऑथर बन जाएंगे और आप ही कोरस्पॉन्डिंग ऑथर बन जाएंगे, तो आपके जो गाइड का उतना वैल्यू नहीं होता है उस पेपर पे। क्योंकि जो आपके नंबर्स हैं, एपीआई की बात करें, अगर आप प्रोफेसर होंगे, पता होगा, आगे चल के बनेंगे, तो एपीआई होता है। तो एपीआई में आपके जो मार्क्स मिलते हैं आपके आर्टिकल्स के, तो फर्स्ट ऑथर और कोरस्पॉन्डिंग ऑथर को सेम मिलते हैं। बाकी अप्रोक्सीमेटली 70% जो मार्क्स है ना, 60% मार्क्स अप्रोक्सीमेटली बात करें तो वो आपके इन दोनों को मिलता है सेम। 10 मान लो किसी पेपर के लिए 10 नंबर को मिल रहा है, मान लेते हैं। 10 में से 7 नंबर कोरस्पॉन्डिंग ऑथर और फर्स्ट ऑथर को मिलता है, साथ साथ दोनों को। ठीक, और 3 नंबर मिलता है आपके को ऑथर्स को, सभी को ऑथर्स को। ठीक, अगर आप ही फर्स्ट ऑथर हैं, आप ही कोरस्पॉन्डिंग्स हैं, तो 7 तो आपको मिलेगा, आपके गाइड को केवल 3 नंबर मिलेगा। तो गाइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है आपके रिसर्च में, तो उनका भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना कि आपका है। ठीक, तो ये बहुत जरूरी है। उसके अलावा जो भी आपके एफिलिएशंस हैं आपके हर ऑथर के, वो मेंशन होता ही है। जैसे कि आप देख सकते हैं ना, हम दिखा देते हैं, ये आप मान पेपर खोले, जैसे कि ये मेरा पेपर है। तो देखिए यहाँ पे केवल मैंने जो है इसमें जो है केवल यहाँ पे इस पेपर में देखिए केवल मैं हूँ और मेरे गाइड हैं, हम दोनों ही हैं। ठीक, तो इन दोनों का जो कौन से कॉलेज के हैं, इनका एप्लीकेशन क्या है, ये होना चाहिए, ज़रूरी है। कौन इस पर कोरस्पॉन्डिंग ऑथर हैं, तो जो देखिए यहाँ पे जोड़के सर हैं, जो मेरे गाइड थे, वो कोरस्पॉन्डिंग ऑथर हैं, तो उनका डिटेल होना चाहिए, उनका मेल आईडी क्या है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। तो ये सब जानकारी आपको होने चाहिए। ये सब आपके जर्नल्स के जो फॉर्मेटिंग होते हैं ना, उसमें ये इनबिल्ट होता है, तो उसको आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जनरल के हिसाब से आर्टिकल मत लिखिए, आर्टिकल पहले आप ड्राफ्ट कर लीजिए, फिर जनरल के हिसाब से उसको मॉडिफाई या फॉर्मेट कीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट फिर हमारा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट इज द समरी ऑफ द पेपर। तो जो भी एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे वो कंप्लीट पेपर लिखने के बाद लिखते हैं, है ना, उनका समराइज फॉर्म है, उसमें सब कुछ होगा। तो एक तरीके से डिस्क्राइब विथिन 250 वर्ड, आपको कम शब्दों में पूरे आर्टिकल्स को लिखना है। तो ये बहुत जरूरी है। डिस्क्राइब द नोवेल्टी, जो भी आपकी नोवेल्टी है वो डिस्क्राइब करना है।
फोकस ऑन द कंक्लूजन ऑफ योर रिजल्ट्स, आपके रिजल्ट्स को फोकस करना है, रिजल्ट्स को ध्यान देना है कि आपको क्या चीज़ें को बताना है। तो बेसिकली आप अपने एब्स्ट्रैक्ट पे, रिजल्ट्स पे फोकस कीजिए कि रिजल्ट्स क्या आया। इट रिफ्लेक्ट योर फुल पेपर, इट शुड बी अट्रैक्टिव टू द एडिटर एंड रिव्यूअर्स। मोस्ट ऑफ द जो रिव्यूअर्स हैं, मोस्ट ऑफ द जो एडिटर्स हैं, फर्स्ट काम क्या है, पब्लिकेशन होना। जब आप पब्लिकेशन के लिए भेजते हैं ना, तो फर्स्ट जो एडिटर है वो आपके टाइटल को पढ़ता है और जो एब्स्ट्रैक्ट है वो पढ़ता है। अगर उसको फील होता है कि उस पेपर पे, उस एब्स्ट्रैक्ट पे कुछ नोवेल्टी है, कुछ काम का है, कुछ इम्पैक्ट का है, तभी वो पब्लिश करेगा। देखिए, जो भी जनरल हाउसेस हैं, जो जनरल्स हैं, जो उनके ओनर्स हैं, वो चाहते हैं कि उनका जनरल की इम्पैक्ट बढ़े, है ना। इम्पैक्ट बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। तो कब बढ़ेगा, जब लोग उनके पेपर्स को पढ़ेंगे और रेफरेंस में करेंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि उसका काम नोवेल्टी हो। अगर उसको फील नहीं होगा कि ये पेपर मैं अपने जर्नल पे पब्लिश करूंगा, तो इस पेपर के लिए रिव्यूअर है कि नहीं है। इसलिए जो करंट्स मार्केट्स में जो काम चल रहे हैं ना, उस पर काम करेंगे तो जो व्यूअरशिप है, रिव्यूअर्स हैं, वो ज़्यादा मिलते हैं, तो उनके पब्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब कोविड आया था, तो आप कोविड पे कोई भी आर्टिकल लिख दीजिए और किसी भी जर्नल्स में भेज दीजिएगा, वो एक तरीके से उसमें रिव्यूअर को असाइन होता था और अच्छा होता है तो पब्लिश होता ही था, क्योंकि वो करंट सिनेरियो में था। तो उसी प्रकार बहुत ज़रूरी है किसी भी जनरल पब्लिकेशन के लिए कि जनरल के जो एडिटर्स होंगे उनको पहले आप खुश कीजिए। तो वो केवल एब्स्ट्रैक्ट को ही पढ़ता है, बिना अगर एब्स्ट्रैक्ट में ही उसको मज़ा नहीं आया, उसको नहीं लगा कि पेपर अच्छा है, तो वो आपको डायरेक्टली मना कर देगा, किसी भी रीजन से मना कर देगा। आपको कमेंट्स नहीं बोलेगा कि पेपर खराब ही अच्छा है, वो बोलेगा कि बहुत सारे आर्टिकल्स हैं मेरे पास, तो अभी के केस में मैं पब्लिश नहीं कर सकता, या मेरे जर्नल के लिए सूटेबल नहीं है, और कोई और जर्नल रिकमेंड कर देगा। तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट कंटेन्स ऑल ऑफ द योर पेपर लाइक एम एंड ऑब्जेक्टिव एंड बैकग्राउंड्स, मेथोडोलॉजीज, रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यही आपके जो रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन है वही, और आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, बैकग्राउंड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट्स हैं आपके पेपर को रिफ्लेक्ट करने के लिए। जो आपके पेपर डाउनलोड करते हैं ना, वो भी केवल इसी को पढ़ते हैं, क्योंकि सब कुछ इसमें मिल जाता है। ठीक, इट में बी रिटर्न आफ्टर द IMRDC, कंप्लीट के बाद लिखिए तो बेहतर है, पहले मत लिखिए। और कीवर्ड्स इसमें होने चाहिए, इसमें कीवर्ड्स होने चाहिए, और एब्स्ट्रैक्ट के बाद हम कीवर्ड लिखते हैं। देखिए कैसे होता है। चलिए, ये तो मेरा पेपर है, ये आपका सिंपल फॉर्म पे है, लेकिन इस फॉर्म पे भी आपका जो है, मैंने फर्स्ट जो है इसका जो बैकग्राउंड है वो मैंने डिस्कस किया यहाँ तक। उसके अलावा फिर यहाँ से जो है उसके मेथोडोलॉजी है ना, यहाँ से मैंने उसका मेथोडोलॉजी बताया मैंने कि क्या क्या हमने ड्रग दिया, कौन सा मॉडल लिया, कौन कौन सा एग्जामिनेशन किया, पैरामीटर क्या यूज़ किया हमने, सब कुछ। और फिर यहाँ से मेरा जो है रिजल्ट्स हैं, और ये मेरा कंक्लूजन है। तो कई जो जनरल्स हैं वो आपके जैसे कि देखेंगे अगर, तो कई जनरल्स में ना, जैसे कि ये है पर्पस, यहाँ पे नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे भी है पर्पस, मेथड्स, रिजल्ट्स, कंक्लूजन। तो ये स्ट्रक्चर भी होते हैं कई बार, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स, रिजल्ट्स, कंक्लूजन। तो स्ट्रक्चर वे भी कई बार मांगते हैं, तो उस तरीके से आप लिखिए। मेन जो है आपका रिजल्ट्स और डिस्कशन है, ठीक, तो वो आप जरूर मेंशन कीजिएगा। फिर लास्ट में कीवर्ड्स लिखते ही हैं, और यही कीवर्ड्स जो हैं आपके कहीं ना कहीं इन पे होने चाहिए और इस पे होने चाहिए, वो जरूरी है। कीवर्ड्स को ना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए यहाँ पे मेडिसिन टॉयलेट कीवर्ड्स है, यहाँ पे वर्ड ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी होगा ही, यहाँ जाहिर सी बात है, यहाँ हमने काम किया है तो उसमें तो होगा ही, है ना। फिर कैडमियम क्लोराइड यहाँ पर है, यहाँ पर है कैडमियम क्लोराइड। तो कीवर्ड्स जो हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट पे और आपके जो टाइटल हैं उसमें होने चाहिए। कैटरेक्ट है ना, तो यहाँ पे होना चाहिए। ऑस्टियोस्ट्रेस होना चाहिए, है ना। तो कीवर्ड्स होने चाहिए आपके टाइटल पे, याद रखिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट, टूल्स एंड टिप्स फॉर द इम्प्रूव योर राइटिंग। अवॉइड AI टूल्स फॉर द राइटिंग। अब सर ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, आप बोल रहे हैं कि आप AI का यूज़ कीजिए, आप बोल रहे हैं AI का अवॉइड कीजिए, दोनों में फ़र्क है। AI का यूज़ जो है हम अपने राइटिंग स्किल को, अपने लिटरेचर रिव्यू को, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं।
ये गुड प्रैक्टिस है। लेकिन हम केवल एआई पे डिपेंडेंट रहें, हम कंप्लीट एआई के थ्रू ही राइटिंग करें, ये बैड हैबिट्स हैं, ये माल प्रैक्टिस है, ये अनइथिकल प्रैक्टिस है। इससे आपकी रिसर्च स्किल, राइटिंग स्किल इंप्रूव नहीं होगी। कई एआई टूल्स जैसे कि बात करें कोपायलट हैं, चैट जीपीटी है ना, आपका व्हाट्सएप में भी आजकल एआई आ गया है, मेटा एआई, ये आपके कंप्लीट राइट करके दे देते हैं, है कि नहीं। तो फिर आपका को क्या फायदा, आपकी स्किल कैसे इंप्रूव होगी। तो मैं जो तरीका यूज करता हूं वो आप कीजिएगा। मैं यूज करता हूं ग्रामरली का, क्विलबोट का, गूगल ट्रांसलेटर का। तो फर्स्ट मैं अपने लैंग्वेज में राइट करता हूं, राइट क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का हूं ना, तो मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, ठीक। तो पहले अपने हिसाब से मैं उसको पढ़ के, समझ के, किसी भी पॉइंट पे अपने हिसाब से मैं राइट करता हूँ। राइट करने के बाद गूगल ट्रांसलेट के थ्रू उसमें चेक करता हूँ कि क्या मैंने सही लिखा है, जो मेरा बोलने का मतलब था वो रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या, ठीक। उसके अलावा मैं ग्रामरली यूज करता हूँ, ग्रामरली चेक करने के लिए। कोपायलट हैं, चैट जीपीटी हैं, व्हाट्सअप हैं, ये आपके माइक्रोसॉफ्ट का है, ये चैट जीपीटी माइक्रोसॉफ्ट का है, मिल जाता है। मैं सबके बारे में यूज बताऊंगा, कैसे हम यूज करते हैं, कैसे कर सकते हो, किस तरीके से करते हो, क्या नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल ग्रुप में। तो फर्स्ट हम बात करते हैं जो मेरा जो तरीका है। चलिए मान लो ये हमने लिया, पेपर लिया, ठीक है। तो सपोज ये हमने पढ़ा, अब मेरे को इससे लिखना है, इसके आर्टिकल्स मेरे को अच्छा लगा, मेरे को लिखना है। तो मैंने सपोज ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो हैं मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मेरे को ये पॉइंट लिखना है, और मैं जो है वर्ड में मैंने वर्ड खोल लिया और पेस्ट कर दिया। अब इसको मैं अपने हिसाब से लिखता हूं। तो पहले क्या लिखा है, प्रीवियस वी फाउंड द हाइपरटेंशन प्रॉपर्टीज पोटेंशिएट द रिस्क ऑफ कैटेरोजेनेसिस, मान लेते हैं यही मान लेते हैं, बाकी सब लंबा हो जाएगा। ये लिखा हुआ है, अगर मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो जाहिर सी बात है प्लेगरिज्म में आएगा वो, है ना। तो हमको प्लेगरिज्म को भी अवॉइड करना है ना। तो देखिए अब मैं इसको पढ़ा, मान लो मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने मान लो कोई सेंटेंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत अच्छा इंग्लिश यूज़ किया है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप गूगल ट्रांसलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और आज के जो ऑफिस 19 है, ऑफिस 16 है, उसमें ऑलरेडी ट्रांसलेटर्स हैं, तो आप सेलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक कीजिए, वहाँ पे आएगा ट्रांसलेट। तो मैंने ऑटो यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर चुका हूँ यहाँ पे, तो ये हिंदी में शो कर दिया कि पहले हमने पाया कि उच्च रक्तचाप मोतियाबिंद को जोखिम में प्रबल करता है। तो समझ में आ गया कि मेरा मतलब ये है कि हाइपरटेंशन जो है रिस्क बढ़ाता है कैटरेक्ट फॉर्मेशन के। तो इसको मैं अलग से लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इन आवर प्रीवियस स्टडी ठीक है, मैंने लिख लिया, ठीक, मैंने लिख लिया यहाँ पे इन अवर प्रीवियस स्टडी वी सो दैट हाइपरटेंशन इनहेंस द रिस्क ऑफ कैटरेक्ट रिस्क ऑफ द कैटरेक्ट, ठीक, लिख लिया मैंने। लैंग्वेज में चेंज कर दिया, अपने लैंग्वेज में लिखा हूँ। अब मुझे डाउट है कि ये सही है कि नहीं है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और इसको भी दोबारा ट्रांसलेट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पढ़ता हूँ कि मैंने क्या लिखा है। हमारे पिछले अध्ययन में हम दिखाते हैं कि उच्च रक्तचाप मोतियाबिंद के जोखिम को बढ़ाता है। हाँ, ये तो बोलना चाह रहा हूँ ना, मेरा बोलने का मतलब तो यही था, ठीक है। अगर लगा कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, सपोज मैं यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर दी, यहाँ पे मैं सो की जगह पे सोस कर दिया, मान लेते हैं, या कुछ मिस्टेक्स होगा, तो ग्रामरली फ्रीली है। ग्रामरली आप जो ग्रामरली एडिंग्स हैं आप वर्ड पे इंस्टॉल कर लीजिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा, फ्रीली है और कुछ हद तक ये कर लेता है। तो मैं ग्रामरली यहाँ पे ओपन होता है, ओपन करने के बाद ये जो है ग्रामरली को चेक करेगा। अब देखिए कहाँ जो गलती बताएगा वो, यहाँ बताया है सोर्स पे, तो सोर्स पे क्या होगा, यहाँ पे सो होगा, क्योंकि ये आपका वी के बाद सो लगेगा, सोर्स नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे ठीक है। फिर ये इनहेंस है, तो क्या होगा, इनहेंसेस होगा, क्योंकि हाइपरटेंशन सिंगल है तो आपका इनहेंसेस होगा, तो ये ठीक कर लिया। और कैटरेक्ट की जगह पे क्या होगा, कैटरेक्ट्स होगा। तो ये अब ये देखिए एआई टूल्स आपको इंप्रूव करेगा, लेकिन वो एक्यूरेटली सही करता है क्या, नहीं करता है। तो आपको कंप्लीटली उसके भरोसे नहीं रहना है, ठीक है। चाहे तो आप तो यहाँ पे कैटरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक, ये सही है।
क्लियर है? तो इस तरीके से आप जो हैं अपना राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब आते हैं चैट जीपीटी पे। अब या किसी और पे, ये जैसे कि ये हमारा है, अब चाहे क्विलबोट हो, चैट जीपीटी हो या फिर कोपायलट हो। जो कोपायलट है ना, आपके माइक्रोसॉफ्ट के अगर आपका होगा, अगर 11 होगा ना, सॉरी विंडोज 11 होगा तो उसमें कोपायलट आपको मिल जाएगा इजीली। जैसे कि बात करें मैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कोपायलट फ्री है, ये कोपायलट रिव्यू करके है, ठीक। उसके अलावा आपका जो कोपायलट है ना, वो आपके जो क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट एज है ना, आप जैसे कि ये है ना, आपके में ये होगा माइक्रोसॉफ्ट एज होगा, आप उसको ओपन करेंगे ना, ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे जो साइन है ना, ये आपका कोपायलट का है, देखिए आ गया कोपायलट, है ना। तो इससे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ लिखिए प्लीज रीफ्रेश दिस सेंटेंस कर दीजिए और अपने सेंटेंस को पेस्ट कर दीजिए, ठीक। अब यहाँ पे करेंगे तो ये अपने आप, चाहे चैट जीपीटी भी इसी तरह से काम करता है और कोपायलट भी काम करता है। देखिए यहाँ पे आ गया, वी प्रीवियसली डिस्कवर्ड दैट हाइपरटेंशन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ कैटरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक। आप इसको कॉपी कर लीजिए, देखिए ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। लेकिन इससे घाटा क्या होता है, समझिए कि आपकी राइटिंग तो इम्प्रूव नहीं हुई ना, ये तो एआई ने दे दिया करके। अब आज के डेट में ये भी दिक्कत हो रहा है, या है एक्चुअल में सही काम है, जो आपके ऑथेंटिकेट है या टर्निटिन है, उसमें जो एआई का जो प्लेगरिज्म है वो भी डिटेक्ट होता है। तो आप हर चीज को एआई पे डिपेंड करेंगे तो आपका पेपर पब्लिश नहीं होगा, ठीक। तो ऐसा कर सकते हैं। क्विलबोट है, सेम काम करता है क्विलबोट, आप क्विलबोट भी कर सकते हैं। आप सिंपल सा, जैसे कि हमने अभी सर्च किया था, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आप सिंपल जो है क्विलबोट टाइप कर लेता हूँ मैं, क्विलबोट करके आ गया। तो अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, आपको लिखने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो कुछ हद तक आप कर सकते हैं, लेकिन सबको मत कीजिएगा। पैराफ्रेज पे जाइएगा, पैराफ्रेज का यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे आप जो है सिंपल पेस्ट कर दीजिए, जिसको आपको समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे कर दीजिए पैराफ्रेज। तो इसी सेंटेंस को वो अलग तरीके से लिख देगा। एज वी प्रीवियसली फाउंड हाई ब्लड प्रेशर रेज द पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपिंग द कैटरेक्ट। तो आप एक सेंटेंस को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका यूज आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एआई का यूज कर सकते हैं और यूज नहीं कर सकते। तो कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना है, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए करिए, नो डाउट, कंप्लीट उस पर डिपेंड ना रखिए। कई जो चैट जीपीटी हैं, कोपायलट्स हैं, या व्हाट्सएप, जैसे कि हम व्हाट्सएप की बात कर लें ना, तो ऐसा है कि व्हाट्सएप में खोल लेता हूँ, यह मेरा खुला हुआ है व्हाट्सएप, ठीक है। व्हाट्सएप पे आपका एआई मेटा है जो लोगो होगा आपके व्हाट्सएप पे, यहाँ टच कीजिए। यहाँ पे आप अगर लिखेंगे ना, जैसे कि राइट द एब्स्ट्रैक्ट ऑन कैटरेक्ट विथ साइटेशन, ठीक, इंटर कीजिए। तो ऐसे बहुत सारे एआईस हैं जो कि कंप्लीटली आपको साइट करके दे देंगे लिख के। देखिए यहाँ पे पूरा कैटरेक्ट के बारे में लिख दिया, विद रेफरेंस लिख दिया, बताइए और क्या चाहिए आपको। लेकिन क्या इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हुई? क्या आपको नॉलेज मिला? क्या आपने पेपर पढ़ा? क्या आपने उस टॉपिक को समझा? आप यही काम करेंगे तो आपको तो पता नहीं होगा ना कैटरेक्ट है क्या, है कि नहीं। तो इसलिए आप पढ़िए, खुद से लिखिए, आप एआई के भरोसे मत रहिए, ठीक। चलिए अब टॉपिक को शुरू करते हैं, बहुत हो गया सब, चलिए, ठीक। तो टिप्स क्या होंगे, तो टिप्स को पहले समझिए ध्यान से। फर्स्ट, राइट इन योर ओन लैंग्वेज, डू नॉट कॉपी एंड पेस्ट। आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए जिस सेंटेंस को लिखना है, बट उसके ऊपर अपने सेंटेंस पे लिखिए तो बेहतर है। देन चेक द मीन ऑफ द योर सेंटेंस। आप अगर सबको इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो आप गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू मीन को चेक कीजिए कि जो आप बोलना चाह रहे हैं वो सही है कि नहीं है। अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, उसके लिए आप ग्रामरली का यूज़ कर सकते हैं, ग्रामर ध्यान दे सकते हैं, आपके गाइड की हेल्प ले सकते हैं। इसलिए तो प्रूफ रीडिंग करते हैं ना, क्या क्या करते हैं।
एक्टिव वॉइस में रखिए प्रिफर्ड है। एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कम होता है। देखिए जनरल जो पब्लिश करता है, जो हार्ड कॉपी पब्लिश करते हैं, अगर वो कम से कम पेज में पब्लिश कर लें तो अच्छा होगा, अधिक पेज में करेंगे तो उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो जो भी जर्नल्स के एडिटर्स हैं वो चाहते हैं कि कम से कम वर्ड में हो, तो एक्टिव वॉइस की जो वर्ड है, एक्टिव वॉइस मतलब डायरेक्टली जो सेंटेंस है, जैसे कि मैग्नीशियम टोरेट इनहिबिट द कैटरेक्ट, ये आपका एक्टिव वॉइस है। ठीक, मैग्नीशियम टोरेट इनहिबिट्स द कैटरेक्ट। अब ऐसा कर सकते हैं ना, कैटरेक्ट इज इनहिबिटेड बाय मैग्नीशियम टोरेट, तो ये पैसिव वॉइस है, तो इससे स्ट्रक्चर जो लेंथ है ना वर्ड का वो बढ़ जाता है पैसिव वॉइस में, इसलिए एक्टिव वॉइस प्रीफर कीजिए। ठीक, ट्राई टू साइट एवरी सेंटेंसेस। जब आप प्लेगरिज्म चेक करते हैं ना तो वो सेंटेंस वाइज चेक करता है। तो अगर आपने कोई पैराग्राफ किसी एक ही आर्टिकल से लिया है तो ऐसा मत कीजिए। अब हर एक सेंटेंस में साइट कीजिए, हर एक सेंटेंस को अलग अलग जनरल आर्टिकल से रेफरेंस कीजिए। और ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन लिमिट रखिए। आप यूनिकनेस डालिए, आप लैंग्वेज चेंज कीजिए, तो हर एक सेंटेंस को साइट कीजिएगा तो आपके प्लेगरिज्म कम होते जाएंगे। और जो रेफरेंस है ना वो आपके ही नहीं होना चाहिए। सेल्फ साइटेशन आप अवॉइड कीजिए। अपने साइटेशन नंबर को बढ़ाने के लिए कई लोग अपने ही पेपर को डाल देते हैं, वो गलत बात है। आप 4 से, अगर आपका काम प्रीवियसली काम से बेस्ड है तो जाहिर सी बात है करेंगे ही, है ना। तो लेकिन कम से कम कीजिए, 3 से 4 कीजिए बस, उससे ज़्यादा नहीं। और 70% जो रेफरेंस होंगे, मान लो अपने 100 रेफरेंस ऐड किए हैं तो 70% रेफरेंस जो है वो 5 साल के भीतर के हों। ठीक है, मतलब अगर आप बात करें 2024 की तो 19 की, 20 की हो, 21 की हो, 23 की हो, इन सब की हो तो अच्छा होगा। आप बहुत ही ओल्ड मेथड्स के लिए ओल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो करंट थ्योरीज हैं, नॉलेज हैं, भाई कैटरेक्ट इसे ऑक्यूलर डिसऑर्डर्स, ये 1950 का भी आर्टिकल भी बोल रहा होगा और अभी का भी आर्टिकल बोल रहा होगा। तो 1950 के आर्टिकल को आप साइट मत कीजिए, जो लेटेस्ट होगा 2024 का आर्टिकल उसको साइट कीजिए। कहने का मतलब यही है, जो आपके वेल स्टेबलाइज्ड थ्योरीज हैं, जर्नल्स हैं, उसके लिए आप अभी कीजिए। जो मेथड्स हैं, जिसकी डिस्कवरी है, वो आप पुराना कीजिए। क्योंकि जो आप मान लो कि मेथड फॉलो कर रहे हैं, अब वही मेथड तो मैं भी कर रहा हूं, और जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है वो भी किया है, लेकिन जिस साइंटिस्ट ने उस मेथड्स को डिस्कवर किया है तो उसके उस जर्नल का उस आर्टिकल्स को साइट करेंगे तो अच्छा है, गुड प्रैक्टिस है, क्योंकि आपने उसको एक तरीके से क्रेडिट दिया। वही जो आपके रेफरेंस या वो जो प्रोसीजर्स हैं मैंने फॉलो किया है, मेरे भी आर्टिकल में भी है, तो मेरा आर्टिकल भी आप कर सकते हैं। लेकिन क्या मैंने उसमें उसको डेवलप किया है? क्या नहीं किया है। मेरी फाइंडिंग्स को आप साइट कीजिए। मैंने किसी दूसरे का फॉलो किया है, उसके लिए मत कीजिए मुझे साइट, उसके लिए उसी को कीजिए जिसने काम किया है। तो वो भी ध्यान रखिए उस चीज का। ठीक, जनरल थ्योरीज एंड कंक्लूसिव स्टेटमेंट शुड बी इन प्रेजेंट टेंस। जाहिर सी बात है, जो भी आपके फाइंडिंग्स हैं, आपकी थ्योरीज हैं, आपकी पुराना स्टडीज हैं, उसके पास्ट टेंस यूज करेंगे। आपके मेथड्स हैं, पास्ट टेंस यूज करेंगे। आपकी जो प्रोसेस आपने फॉलो की है वो पास्ट टेंस यूज करेंगे। लेकिन जो जनरल थ्योरीज हैं, एग्जिस्टिंग नॉलेज है ना, उसके लिए हमेशा पास्ट प्रेजेंट टेंस ही यूज कीजिए। योर रिजल्ट शुड बी इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। ठीक, क्लियर। ये कुछ टिप्स थे मेरी तरफ से। अब आते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 1 पे, इंट्रोडक्शन। इट इज द बैकग्राउंड ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। जो भी पेपर है उसका क्या बेस है, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सबके लिए इसमें बताएगा। सो एक्सट्रैक्ट योर लिटरेचर रिव्यू अबाउट द करंट इशूज एंड हाउ टू ओवरकम बाय योर स्टडीज। आप पूरे लिटरेचर रिव्यू करने के बाद उसका एक सार होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट, कि आपने कैसे उसको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, क्या उसमें करंट इशूज हैं, क्या उसमें काम हो चुके हैं, क्या हिस्टोरिकल डेटा क्या होगा, उसके बाद क्या उसमें नया काम करने वाले हैं, कैसे काम करेंगे, क्यों करेंगे, इस सब के बारे में आपको बताना है इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो ये जो है 500 से 1000, ये 1000 वर्ड है, नॉट 100 वर्ड है, 1000 वर्ड तक रखिए इसको। ठीक है, वाई द सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट, ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, ये फील्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, ये डिसीज क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आप डिस्कस कीजिए पहले। व्हाट आर द गैप्स आर इन करंट नॉलेज, जो रिसर्च गैप है, क्या उसमें लूप होल्स हैं, उसके बारे में डिस्कस कीजिए। स्टेप बाय स्टेप ना, स्टेप बाय स्टेप्स कहानी को गढ़िए। कि मैंने कैटरेक्ट बहुत मोतियाबिंद की बात करें, कैटरेक्ट जो है बहुत एक तरीके से लाइलाज बीमारी है, उसमें लेंस खराब हो जाते हैं, लोग ब्लाइंडनेस हो जाते हैं, और ये मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं ब्लाइंडनेस के लिए।
इसके लिए ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं। दिखा गया है कि पूरे वर्ल्ड वाइड में इतने सारे लोग इस बीमारी से जूझे हुए हैं। तो कहानी का तरीका है, और मोस्ट प्रोबेबली आज के डेट पे कोई भी ड्रग उस पर नहीं आया है। ये रिसर्च गैप है कि नहीं? ये बोल रहा हूँ ना मैं, ये मैंने अपने कैटेक्ट पे काम किया है, तो मैं बिना देखे मैं एब्स्ट्रैक्ट सब कुछ लिख सकता हूँ। मेरे को यहाँ तक रेफरेंस भी याद है, कहाँ से रेफरेंस लेना है, ठीक है, देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो लिखिए। फिर उसमें जो मेन थ्योरीज हैं उसमें ये कहा गया है कि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है मेन आपके रिस्पॉन्सिबल हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं। तो किसी भी तरीके से हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर सकें तो वो बेनिफिट होगा, वो आप डिस्कस कीजिए, है ना। तो इस तरीके से आपको लाइनअप करना है। व्हाट योर रेशनल वाज अंडरटेकिंग दिस प्रोजेक्ट, व्हाट योर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स वेयर फॉर द स्टडीज और आर्टिकल्स, हाइपोथेसिस शुड बी प्रेजेंटेड इन ए रिसर्च स्टडी। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रखना है इंट्रोडक्शन पोर्शन पे, ठीक। तो फर्स्ट आप जो हिस्टोरिकल डेटा है, रिसर्च बैकग्राउंड है, उसको डिस्कस कीजिए। फिर करंट इशू, रिसर्च गैप डिस्कस कीजिए, आपके हाइपोथेसिस सॉल्यूशन दीजिए, फिर आपका रेशनल और एम क्या है वो आप डिस्कस कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है मटेरियल एंड मेथड्स। तो जो भी आपके डिटेल्स हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल्स के वो सब उसमें रहे, उसमें आपका जो इंफॉर्मेशन है वो रिप्रोड्यूसिबल हो, सेम स्टेप्स को फॉलो करके कोई दूसरा भी काम कर सके, ठीक है। लिस्ट ऑफ मटेरियल्स यूज्ड, जो आपने यूज़ किया मटेरियल वो लिखिए, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है वो आप लिखिए। स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर्स को लिखिए। सारे प्रोसीजर्स जो हैं एक अच्छे जनरल से लिए गए हों, जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टूल्स हैं, चाहे वो आपके रिसर्च पर्पस के लिए हो, डेटा कलेक्शन के लिए हो, सब कुछ इसमें मेंशन कीजिए, है ना। इंश्योर द रियलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स रहे, इथिकल स्टेटमेंट प्रॉपर्ली उसमें रहे। अगर आपने एनिमल या ह्यूमन लिया है तो आपका कंप्लीट जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से वो क्लियर रहे, इंफॉर्मेटिव रहे। हर पॉइंट पे आप साइट कीजिए, आपने डोज कैसे सेलेक्ट किया, किस बेस पे किया, कहाँ से किया, किस मेथड को फॉलो किया, मेथड किस आर्टिकल्स में से लिया आपने, कैसे इसको परफॉर्म किया, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया तो किस कंपनी का है, कौन सा केमिकल लिया तो किस केमिकल कौन से कंपनी का है, केमिकल का जो सॉल्यूशन बना रहे हो कि कैसे बना रहे हो, कौन से सॉल्वेंट में बना रहे हो, तो सब कुछ उसमें रहे आपके उसमें, ठीक है, ठीक, क्लियर। चलिए अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा है रिजल्ट्स। तो जो भी आपके रिजल्ट्स आएंगे उसको एक प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट कीजिए, अच्छे ग्राफ यूज़ कीजिए। कलरफुल ग्राफ कर सकते हैं, लेकिन कलरफुल ग्राफ के यूज़ में दिक्कत ये होगा कि अगर बहुत सारे जो आर्टिकल जर्नल्स है ना, जर्नल्स में कलर पेज के चार्ज लेते हैं, तो आप सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट रख सकते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ योर फाइंडिंग्स, डेटा इन फॉर्म ऑफ टेबल, ग्राफ्स और विजुअल्स। एक्सप्लेन योर रिजल्ट्स विथ स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन, जो भी स्टैटिक्स आपने यूज़ किए हैं, पी वैल्यू आपने सेट किया होगा, पी वैल्यू इज 0.05, सब मेंशन रहे, प्रॉपर्ली जस्टिफाइड रहे। बिना स्टैटिक्स के आपका रिजल्ट्स प्रॉपर्ली नहीं होगा। इच टेबल ऑफ फिगर शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक। ये कैसे होगा? तो आप चाहे बार ग्राफ हो, लाइन ग्राफ हो, पाई ग्राफ हो, सब कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स को। ये वो इंपॉर्टेंट है, आपको रिजल्ट्स कैसे आया वो अलग मैटर है, कैसे आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये इसमें होना चाहिए। अब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा क्या होता है कि ये टेबल पढ़ के हमको कुछ और पढ़ना ना पड़े। ये टेबल में उसमें हेडिंग्स रहे, उसमें ग्रुप्स के प्रॉपर्ली नाम रहे, पैरामीटर्स हम यूज़ कर रहे हैं उसके, अगर हम कुछ यूज़ कर रहे हैं एब्रेशन तो उसकी डिटेल आपका उस पर रहे कि वो क्या चीज़ें हैं, हमने कौन सा स्टैटिक्स यूज़ किया है, एनवा यूज़ किया है, कौन सा एनवा यूज़ किया है, वन वे एनवा यूज़ किया है ना। हमने ये जो रिजल्ट्स हैं वो क्या है, ये मीन प्लस एसीएम है, ये मीन प्लस एसीएम है तो कितने डेटा का है, डेटा 6 का है ना। वन वे एनवा यूज़ किया है, पोस्ट हॉक टेस्ट हमने टकी यूज़ किया है वो रहे। इस स्टार का मतलब क्या है, हेस का मतलब क्या है, पी लेस देन 0.05, नॉर्मल ग्रुप से कंपेयर करेंगे तो ये। तो हम कि इसी टेबल को देख के उस रिजल्ट्स को टेक्स्ट के बिना ही समझ सकें, वो होता है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी विजुअलाइजेशन ऑफ द डेटा। चाहे फिगर हो, सेम उसी की बात करें, ठीक। अब आते हैं डिस्कशन पे, ठीक। तो डिस्कशन बेसिकली आपके जो रिजल्ट्स फाइंडिंग्स है ना, उसका इंटरप्रिटेशन है कि डेटा जैसे कि ग्लूकोज लेवल है, ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो डायबिटीज होगा, कम होगा तो डायबिटीज कम होगा, क्योंकि डेटा केवल इंक्रीज या डिक्रीज दिखाई देगा। डेटा केवल नंबर्स होते हैं, उस नंबर्स के क्या मायने हैं उसको आपको डिस्कस करना है, आपको रिजल्ट्स को रिपीटेशन नहीं करना है। कई बार रिजल्ट्स साथ में लिखते हैं, कई बार अलग लिखते हैं, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स, एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट द डेटा, तो ये 500 से 1500 वर्ड तक हम कर सकते हैं, डिपेंड करेगा आपका क्या है। इसमें हम रिजल्ट्स को रिपीट नहीं करेंगे बार बार।
कोलेट द फाइंडिंग्स विद द एग्जिस्टिंग प्रीवियस स्टडीज। आपकी जो फाइंडिंग्स आई हैं, सेम फाइंडिंग किसी और की आई है क्या, उसको आप कोलेट कीजिए, उनका भी रेफरेंस डालिए। ठीक है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द ईच पैरामीटर विच वॉज स्टडीड। जो भी आपने स्टडी किया है पैरामीटर्स, उसका इंपॉर्टेंस क्या है उस डिसीज पे, क्यों कर रहे हो, कैसे रिजल्ट्स आया, क्या उसके मायने हैं, उससे क्या बेसिक मोड ऑफ मैकेनिज्म हो सकता है उस रिजल्ट आने के, सब कुछ आप डिस्कस कर सकते हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइंडिंग्स। डू नॉट ओवर इंटरप्रेट द प्रपोज्ड थ्योरी और विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेड और डाटा प्रूफ। बिना डेटा प्रूफ के, बिना डॉक्यूमेंटेड के आप कोई भी मैकेनिज्म या कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं कीजिएगा। ठीक है। कुछ भी कर रहे हैं तो उसके लिए रेफरेंस होना जरूरी है, या आपने काम किया हो, आपके फाइंडिंग्स बोल रही हैं, या किसी दूसरे के फाइंडिंग्स से मिलता जुलता हो, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बट प्रॉपर रेफरेंस के थ्रू। ऑल्सो इंक्लूड द लिमिटेशन एंड फीचर ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स। ये जरूरी है डिसीजन पे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंक्लूजन पॉइंट है। तो इसमें जो भी आपका सिग्निफिकेंस है आपकी फाइंडिंग्स का, क्या उसके इंपॉर्टेंस है, क्या उसके इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स हैं, सब कुछ आप उस पर डिस्कस कीजिएगा। कंक्लूड की फाइंडिंग्स विद इन द 200 to 300 वर्ड्स। Proposed mechanism which relatable of the your study, application of your studies, contribution in the research field, recommendation for future and limitation। ये आप इसमें कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे काम करते हैं। बात करें हम लोग टूल्स ऑफ द रेफरेंस मैनेजिंग की, तो हम इन नोट है, मेंडले है, जोटेरो है, रेफरेंस वर्क है और पेपर्स है, ये सब हैं। हम लोग इन नोट मेंडली यूज़ करते हैं, आप उसको भी कर सकते हैं। आप अपने गाइड से इसके लिए डिस्कस कर सकते हैं कौन सा करना चाहिए और कैसे करते हैं, आप उसके लिए बात कर सकते हैं। एक्नॉलेज द रिसर्चर, यूज द रेफरेंस मैनेजिंग सॉफ्टवेयर्स ताकि आपको इजी हो फॉर्मेटिंग में, बट क्रॉस चेक करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी रेफरेंस मैनेजर सॉफ्टवेयर एक्यूरेटली आपके रेफरेंस की फॉर्मेटिंग नहीं कर सकता। सेटेड एवरी सेंटेंस, ये हो गया। अगर रिसर्च आर्टिकल है तो 30 से 50 रेफरेंस काफ़ी होते हैं, अगर रिव्यू आर्टिकल है तो उसके लिए लिमिट नहीं है। और यूज लेटेस्ट आर्टिकल। ठीक। फॉर्मेटिंग एज पर जर्नल। और आप जो प्रूफ रीडिंग के लिए जो हैं ग्रामेटिकली के लिए आप ग्रामरली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका प्लेगिज्म चेक करना है तो उससे प्लेग स्कैन है, ऑथेंटिकेट है, प्लेगिज्म चेकर है, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। क्रॉस चेक एंड वेरीफाई, मिनिमाइज द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बाय द ग्रामरली, चेक द प्लेगिज्म, मिनिमाइज द सिमिलरिटी रिपोर्ट। अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15% अगर सिमिलरिटी है तो चल जाता है, क्योंकि कई वर्ड्स, कई चीज़ें तो आप बदल नहीं सकते ना। इम्प्रोवाइज योर राइटिंग एंड लैंग्वेज। इंक्लूड द मिस डेटा और थ्योरी। अगर पूरा पढ़ने के बाद लगा कुछ डेटा मिस है, कुछ थ्योरी मिस है, तो उसको आप जरूर इंक्लूड कीजिएगा। तो इसलिए आप रेफरेंस मैनेजिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, करना चाहिए। ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग, ये तो हो गया। ठीक है। अब फिर आते हैं पब्लिकेशन पे। पब्लिकेशन जो है आपके जर्नल के हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं, चाहे एल्सेवियर हो, विली हो, विधम साइंस हो, स्प्रिंजर, बहुत सारे जर्नल्स आर्टिकल्स हैं, उस पर आप पब्लिश कर सकते हैं जो भी सूटेबल हो उसके लिए। तो आप चेक कीजिए कि आपके पेपर के सिमिलर पेपर उस आर्टिकल्स में, उस जर्नल्स में छपे हैं कि नहीं छपे हैं, और काम कितना इम्पैक्टफुल है, किस लेवल काम किया है, उसके लिए अपने गाइड से डिस्कस कीजिएगा। ठीक है। तो ये बेसिक्स हैं हमारे, मेरा एक्सपीरियंस है, तरीका है कैसे हम रिसर्च राइटिंग करते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी तरीके से वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। जितना नॉलेज को शेयर करेंगे उतना अच्छा होता है। सो इन लास्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग।